कॉलेज शुरू हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। यूँ तो बाहर लगे बोर्ड के अनुसार यह स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता था, पर था शहर का मशहूर नवनिर्मित कॉलेज ही। शहर के भीतर बसा हुआ एक अलग शहर, लंबा चौड़ा परिसर, बगीचे, लड़के लड़कियों के अलग अलग हॉस्टल और समारोह इत्यादि के लिए एक लंबा चौड़ा मैदान। यहीं पर आज सुबह से चहल पहल है। द्वितीय वर्ष के छात्र आज फ्रेशर को पार्टी दे रहे हैं। मैदान के बीचों बीच कैंप फायर का इंतजाम किया जा रहा था। आज नए छात्र अपना परिचय देंगे और कुछ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। असली मुद्दा तो एक दूसरे को जानने समझने का था। कैंप फायर के दौरान मेरी नज़र एक लड़की पर कई बार अटकी। इस नए शहर में यह चेहरा कुछ परिचित सा क्यों लग रहा है। परिचय देते समय उसने अपना नाम मंदिरा बताया, मंदिरा बनर्जी, लेकिन उससे भी गुत्थी नहीं सुलझी। इस नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता था और ना ही कोई बनर्जी परिचितों में थे। उसने बहुत प्यारा एक मधुर गीत सुनाया। कैसा तो सम्मोहन था उस आवाज़ में। बंगालियों के गले में विधाता जन्म से ही मधुर कंठ फिट कर देता है। मैं बात करने के लिए आगे बढ़ा। अच्छा अवसर था उसके गले की तारीफ करने का, परंतु उसे अनेक लोगों से घिरा देख यूं ही लौट आया। वह भी मुझे पहचानने का प्रयत्न कर रही थी। शायद 1-2 बार मैंने उसे अपनी ओर ध्यान से देखते पाया, कौतूहल भरी नज़र से। तभी उसने राह में पड़ा बैग उठाकर एक किनारे किया और मेरे जहन में रेलवे स्टेशन पर बैग उठाए खड़ी लड़की का चित्र कौंध गया। उसी सप्ताह की बात है, मैं मेस में था। अगली क्लास के प्रोफेसर के छुट्टी पर होने के कारण इत्मीनान से बैठा था। जब मंदिरा भीतर आई और हॉल खाली होने के बावजूद मेरे पास आकर बैठने की इजाज़त मांगी, बात शुरू करते हुए उसने कहा, आप कहाँ से आए हैं? चेहरा कुछ परिचित सा लग रहा है। जब मैंने उसे बताया कि हम एक ही ट्रेन से आए हैं और शायद एक ही कोच से और हमारी मुलाकात स्टेशन पर हुई थी, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, मानो किसी समस्या का हल पाकर चैन आ गया हो। यूँ हुई हमारी दोस्ती की शुरुआत। मैं इंजीनियरिंग करके MBA करने आया था और वह अर्थशास्त्र में ऑनर्स करके आई थी। उसे मौज मस्ती पसंद थी, जीवन से भरपूर थी वह, और मैं चुप होने के बावजूद उसके इस जीवन प्रदर्शन से प्रभावित था। इसी को विपरीत का आकर्षक कहते हैं। शायद हमारी मुलाकातें लंबी होने लगी थी और हमारी बातें घनिष्ठ कोर्स संबंधी समस्याओं की बात करते करते हम निजी बातें भी करने लगे थे। उससे हर रोज़ मिलना मेरी आदत में शामिल हो गया था। वह एक दिन भी ना दिखे तो दिन अधूरा लगता था। मैं उसे चाहने लगा था, टूटकर चाहने लगा था, पर अपने मन की बात व्यक्त करता कैसे करता। एक जैन परिवार से हमारे घर तो प्याज लहसुन भी नहीं आता था, केक भी आता था तो बिना अंडे वाला। हमारा संयुक्त परिवार था, दादा दादी तो साथ ही रहते थे, ऊपर नीचे ताऊ चाचा का भी घर था। घर भी यह देखकर खरीदा गया था कि हमारे पड़ोसी के घर मांसाहारी भोजन तो नहीं पकता, और मंदिरा को तो बिना मछली के खाना भी नहीं भाता था। मुझमें इतना साहस नहीं था अपनों से लड़ने का। अपनी इच्छाओं का दमन करना ही एकमात्र राह बची थी। और एक दिन कोर्स भी समाप्त हो गया। इस बीच कैंपस प्लेसमेंट में हम में से अधिकांश की नौकरी लग चुकी थी। घर जाने के दिन आ गए। मंदिरा जाने लगी तो मैं उससे मिलने उसके कमरे में गया। मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम बहुत अच्छे हो कपिल, ऐसे ही बने रहना, मुझे एक दिन बाद जाना था। मैं अपने कमरे में आकर अपना सामान समेटने लगा। अटैची में सब कुछ डाल लेने के बाद भी ऐसा लग रहा था मानो बहुत कुछ पीछे छूटा जा रहा है। समारोह वाला वह स्थान जहाँ उसे पहली बार नोटिस किया था, लाइब्रेरी की वह मेज जहाँ बैठकर वह पढ़ा करती थी क्योंकि पास वाली खिड़की से अच्छी रोशनी आती थी, मेस की वह कोने वाली सीट जहाँ हमने अनेक बार एक साथ बैठकर भोजन किया था, वह सब मेरी नज़रों से गुम हो जाने वाले थे। इन सब को बांध कर कैसे संग ले जाऊं? कमाल है। घर आकर जब सामान निकाला तो पता चला ढेर सारी यादें स्वयं ही संग चली आईं। जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली थी, अब तो दुनिया की जंग में अपनी योग्यता आजमानी थी। अच्छा होता यदि मंदिरा का साथ मिला होता, पर वह ना हुआ। मैं स्वयं को अकेला और उदास महसूस करने लगा जब मंदिरा का एक मैसेज आया कि उसका विवाह तय हो गया है। प्रेम विवाह तो नहीं कह सकते, पर उनके परिचितों में कोई था जिसके लिए उसने हाँ कर दी थी।
विवाह 2 माह बाद होना था और मंदिरा ने मुझे भी आने के लिए लिखा था, पर इतना मजबूत नहीं था मैं कि उसका विवाह किसी और के संग होता देख सकूं। अच्छा है उसने संदेश ही भेजा था। टेलीफोन पर उसकी आवाज़ सुन ना जाने मैं क्या प्रतिक्रिया कर बैठता। मुझे अपनी नई नौकरी के लिए नागपुर पहुंचना था। फिर से नई जगह बसना, नए लोग, काम का नया माहौल। मंदिरा साथ होती तो बात और थी। अकेला होते ही उसकी यादें मुझे आ घेरती। नौकरी लग जाने पर माँ विवाह के लिए दबाव डालने लगी। उनके हिसाब से इस भीड़ भरे शहर में उनका बेटा अकेला था, इसलिए शीघ्र ही उसका विवाह कर देना लाजमी था। और उनकी नज़र में कब से एक लड़की भी थी, चेतना। उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला था, बस इच्छा ही जताई थी। माँ के दूर के रिश्ते में ही थे चेतना के पिता, और एक शहर में रहने के कारण आना जाना था। छुट्टपन में मैं और चेतना मिलकर खूब धमाल चौकड़ी मचाया करते थे। हालांकि वह मुझसे 3 वर्ष छोटी थी। मेरी दोनों दीदियाँ मुझसे काफ़ी बड़ी थी और घर में मेरा कोई संगी नहीं था। शायद इसीलिए चेतना से मेरी बहुत पटती थी। लड़ाई भी खूब होती। थोड़ा बड़े हुए तो लड़ाई तो क्या, वह पहले की तरह मुझसे खुलकर बात भी ना करती। झट से सब कुछ मान लिया जाया करती। उसकी पीठ पीछे बहनें मुझे तुम्हारी चमची कहकर छेड़ती। युवा होते होते मैं उसकी अनुराग से भरी आंखों की भाषा पढ़ने लगा था, परंतु सच पूछो तो मुझे वह सब अजीब लगता। मुझे उसके लिए कुछ ऐसा भी महसूस न होता था। सीधी सी भली सी लड़की थी वह, पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ। अब तो वह मेरी पत्नी है। अब तक तो मैं मंदिरा के सम्मोहन में बंधा था, पर अब वह कहानी खत्म हो चुकी थी। माँ का फिर से टेलीफोन आया। कहा कि चेतना के माता पिता उसके विवाह की सोच रहे हैं। हमसे भी पूछा है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैं बीते कल को पकड़े कब तक बैठा रह सकता था। निर्णय लेने का सचमुच समय आ गया था। एक जरूरी काम निपटा देने की भांति मैंने हामी भर दी और यूं चेतना मेरी पत्नी बनकर आ गई। मन में ढेर सारा प्यार समेटे एमए पास कर घर में ही खुशी रहने लगी। उसकी कोई ऊंची उड़ानें नहीं थी। घर में वह इस तरह रच बस गई थी मानो वह सदा से यही रहती आई हो। उसके मन की बात पूरी हो गई थी और वह खुश भी थी। वह खुश रहती तो पूरे घर में खुशी का माहौल रहता था। विवाह के पश्चात पूरा 1 महीना मम्मी पापा के साथ गुजार कर हम नागपुर आ गए। यह चेतना का ही सुझाव था कि हनीमून पर जाने की बजाय वह समय परिवार के साथ बिताया जाए। हमारे लिए तो नागपुर ही हनीमून हो जाएगा। घर में खूब रौनक लगी रहती थी। उन दिनों दोनों दीदियां भी प्रायः आ जाया करती थी। बच्चों की छुट्टियां चल रही थी और वह चेतना से खूब हिल मिल गए थे। कुछ तो था कि बच्चे उसके पास खींचे चले आते थे। नागपुर आकर मैंने निश्चय किया कि मैं मंदिरा को पूरी तरह से दिल से निकाल दूंगा। मेरा बीता कल अब मुझसे कोसों दूर था। जिंदगी कोई टीवी सीरियल की नहीं कि पुराने आशिक जिंदगी के किसी मोड़ पर हमारा इंतजार करते खड़े फिर मिल जाएं। आगे बढ़ते रहना ही जीवन की सच्चाई है। पर इन सब नेक इरादों के बावजूद और मन में अनेक निश्चयों के बावजूद मैं मंदिरा को जहन से निकाल नहीं पा रहा था। शायद मेरी ईमानदारी में ही कुछ कमी थी। शायद उसे याद करना मुझे अच्छा लगता था। रात को बिस्तर पर लेटा जब मैं इंतजार कर रहा होता तो वह चेहरा चेतना का नहीं मंदिरा का होता, और बेखुदी में कई बार उसी का नाम भी निकल गया। पता नहीं कितनी बार चेतना ने मुझे उसको मंदिरा के नाम से संबोधित होते सुना होगा। नागपुर आने से पहले वह मम्मी पापा से इसरार करके आई थी कि वह हमारे पास नागपुर ही आकर रहें। बहुत कहने पर भी वह उन्हें आने में 3-4 महीने लग गए तो उनके आने से घर फिर भरा भरा सा लगने लगा। चेतना उनका पूरा ख्याल रखती थी। मेरी माँ मुझसे भी अधिक चेतना के साथ सहज होती, पर माँ जब भी नन्हे शिशु की बात करती तो चेतना खामोश हो जाती। पता नहीं मम्मी का इस बात पर ध्यान गया कि नहीं, पर मुझे लगता कि शिशु के प्रसंग पर चेतना न सिर्फ खामोश वरना उदास भी हो जाती, जबकि मैं जानता था कि चेतना को बच्चों से बहुत लगाव है। एक बात और भी नोटिस की मैंने, उसकी आवाज़ में जो पहले सहज चहक थी, जो खनन थी, वह मंद पड़ती जा रही थी। हमारे विवाह को वर्ष होने को आया। मित्र पार्टी की मांग करने लगे और मैंने उनकी वह मांग चेतना तक पहुंचा दी। उसे मिलने मिलाने का बहुत शौक था।
मैंने जब भी अपने मित्रों को घर पर बुलाया तो उसने बड़े जोश के साथ सब इंतजाम किया, बढ़िया भोजन बनाया और घर को भी सजाया संवारा। मुझे लगा चलो इसी बहाने चेतना का मूड बदलेगा, उसमें पहले वाला जोश फिर जागेगा। परंतु मित्रों की पार्टी वाली फरमाइश सुनकर वह चुप ही रही। 2 दिन बाद मैंने फिर पार्टी का जिक्र छेड़ा। उसने एक भरपूर नज़र मेरी तरफ देखा पर बोली कुछ भी नहीं। ना तो उसने कोई रुचि दिखाई, ना ही क्या बनाना है, कितनों को बुलाना है इत्यादि प्रश्न किए। समय कम बचा था सो मेरे भीतर खलबली मची थी। मैंने यह भी सोच लिया था कि यदि चेतना इतनी मेहनत नहीं करना चाहती तो पार्टी किसी होटल में भी रखी जा सकती है। मेरे भीतर गहन अपराध बोध था। मैं यह भी अच्छी तरह से जानता था कि मंदिरा रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, जिंदगी बहुत आगे निकल गई है। निसंदेह मैं अपराधी था चेतना के प्रति। अपराधी क्या, यह मेरी कमजोरी थी कि मैं चाहकर भी अभी तक मंदिरा को भुला नहीं पाया था। क्या मेरे प्रयत्नों में कोई कमी रह गई थी? क्या मैंने पूरे मन से प्रयत्न नहीं किया था? गलती मेरी थी तो सुधार भी तो मुझे ही करना था। 2 दिन बाद मैंने फिर से बात छेड़ी, वर्षगांठ की पार्टी के बारे में क्या सोचा है। वह कुछ पल चुप रही पर मेरी प्रश्नसूचक निगाहों को बहुत देर नज़रअंदाज नहीं कर पाई। बोली, अभी तो मैं यही तय नहीं कर पाई हूँ कि अपने लिए क्या करना है। वह आगे कुछ कहती इससे पूर्व ही मैंने पूछा, क्या मतलब? मैं सच ही उसकी बात का तात्पर्य नहीं समझ पाया था। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, मैंने तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय लिया है सदैव के लिए, और यदि मैं निरंतर बैठा था तो इसलिए कि मैं उसका मंतव्य भीतर उतार नहीं पा रहा था, कल्पना नहीं कर पा रहा था कि वह ऐसा सोच भी सकती है। शायद हमारे समाज में पुरुषों के जहन में यह सोच गहरे से भर दी जाती है कि पति ग्रह के सिवा स्त्री का कोई और ठिकाना नहीं। फिर वह रुक कर कहने लगी, इसमें संदेह नहीं कि तुमसे विवाह करना कभी मेरा सपना था, मेरी सबसे प्रबल इच्छा, पर जबरदस्त स्वयं को तुम पर थोपने को भी तैयार नहीं हूँ मैं। तुम किसी और को चाहते रहो और मैं इसे अपना भाग्य, असल में दुर्भाग्य मानकर चुपचाप स्वीकार कर लूँ या ना होगा मुझसे। वह बीते कल की स्त्री थी, अनपढ़ और लाचार, आर्थिक सामाजिक रूप से पति पर आश्रित। मैं वह बनने को तैयार नहीं हूँ। पढ़ी लिखी हूँ, ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। अपना आत्मसम्मान भूल तुम्हारे दर पर नहीं पड़ी रहूँगी। अभी तक तो मम्मी पापा का दुलार रोके हुए है, परंतु मम्मी अब दादी बनने की आस लगाए बैठी हैं। पर जब अपनी ही स्थिति डामाडोल हो तो एक और जान की कैसे सोच। सच ही तो कह रही थी चेतना। मैं अभी तक अपने अतीत में ही विचर रहा था, यह भूलकर कि मेरा एक वर्तमान भी है। मैंने तो अपना प्यार खोया था, फिर क्यों नहीं समझ पा रहा था चेतना का दर्द, जो अपना मनचाहा प्यार पाकर भी खाली हाथ रह गई थी। जिस तरह पति संपूर्ण समर्पण चाहता है, ठीक उसी तरह पत्नी भी तो चाहती होगी। यह बात कैसे नज़रअंदाज कर गया मैं। कैसा लगता होगा चेतना को मेरा मंदिरा का नाम जपना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने चेतना से अपनी गलती सुधारने का वादा किया और अपने कमरे में स्मृतियों एवं अपने समूचे जीवन से मंदिरा को विदा करने का दृढ़ निश्चय लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।